नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है व्यूअर्स। और मैं हूं एडवोकेट उमेद सिंह चौहान। और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी जी। तो प्रीवियस वीडियो हमारे व्यूअर्स ने देखा, उसमें रेस जुडिकेटा के बारे में जानकारी ली। क्यों अभिषेक? एकदम सही है। जस्ट प्रीवियस जो अभी लास्ट वीडियो अपलोड किया था हमने, वो बताया था रेस जुडिकेटा के बारे में। आज का जो विषय है दोस्तों वो इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा उमेद बताएंगे आपको। बिल्कुल वो है। और पहले वाला वीडियो था रेस जुडिकेटा, और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेस सब जुडिस। तो ये शब्द एक बार फिर से बोल देता हूँ, रेस सब जुडिस। अब इसके जो मतलब हैं वो हमारे अभिषेक बताएंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्यों अभिषेक? दोस्तों जैसे अपन ने रेस जुडिकेटा लास्ट वीडियो में देखा था, वैसे ही रेस सब जुडिस है। ये लेटिन मैक्सिम से निकला हुआ वर्ड है। लेटिन मैक्सिम जो है वो ये कहती है, रेस सब जुडिस का मतलब कि अंडर जजमेंट, कोई भी चीज़ जो है वो अंडर जजमेंट या अंडर डिस्पोजल है अभी, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। और आपको लॉ में स्पेसिफिक रेस जुडिकेटा रेस सब जुडिस लिखा हुआ स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। रेस सब जुडिस की जगह जो कोर्ट में मेंशन्ड है वो वर्ड अलग है। उसका हिंदी में तो लिखा है वाद का रोक दिया जाना, और इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टे ऑफ सूट। तो पहले जो रेस जुडिकेटा बात की थी उसमें भी कुछ ऐसा सा ही मिलेगा, मैक्सिम जो है वो नहीं मिलेगी। कंटेंट उसका वही होगा, वो क्या कहना चाहते हैं उसका अर्थ वही होगा। अब हमने ये जाना कि इस लेटिन मैक्सिम का अर्थ क्या है, रेस सब जुडिस। दूसरा सवाल मेरा ये है व्यूअर्स के लिए कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। दोस्तों पहले जो अर्थ मैंने बताया वो सिंपली मैंने आपको इस मैक्सिम बता दी। मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताऊं कि रेस सब जुडिस होता क्या है। जब किसी कोर्ट के अंदर कोई एक विवाद पहले से लंबित है, पहले से पेंडिंग है, और किसी अन्य कोर्ट के अंदर उसी विवाद के लिए एक और दावा इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, तो दूसरे वाले दावे का विचारण जो है वो रोकने का जो प्रिंसिपल है वो रेस सब जुडिस है। इट मीन्स कानून ये कहता है कि एक ही विवाद को लेकर के दो जगह दो अलग अलग कोर्टों में सुनवाई एक साथ नहीं चल सकती है, इसलिए एक की सुनवाई को रोक दिया जाए। ये रेस सब जुडिस है। मतलब रेस जुडिकेटा में तो था एक बार फैसला हो चुका है, और इसमें ये दोनों कार्रवाइयां अभी पैरेलली चल रही हैं। चलती प्रोसीडिंग है, और इसमें एक कार्रवाई को रोका जाएगा, इसलिए ये नियम बनाया हुआ है। बिल्कुल। चलिए, अब दूसरा सवाल जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि ये दो कार्रवाइयां होती कैसे हैं, एक ही कोर्ट में चलेंगी या अलग अलग कोर्ट्स में चलेंगी? ये भी एक सवाल है। कानून में मेंशन जो है दो कार्रवाइयां किसी भी कोर्ट में हो सकती है। ये चलेंगी कैसे, पहले ये मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए मेरे को उमेद के खिलाफ कोई दावा करना है, तो मैंने पहले उमेद के खिलाफ दावा कर दिया अपने दावे की मालियत कम मान करके नीचे की कोर्ट में, जिसे अपन सिविल न्यायाधीश बोलते हैं, उस कोर्ट में। फिर इसी को हरेस करने के लिए, या फिर मेरे को लगता है कि इस दावे में मेरे को पूरा सा बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मैंने उससे ऊपर की कोर्ट जो है जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं उसके अंदर दावा कर दिया अपनी मालियत बढ़ा करके, और वही विवाद को लेकर के। तो ये क्या हो गए, ये दो दावे हो गए एक ही विवाद को लेकर। एक प्रश्न मेरे मन में आ गया है। अभिषेक ने एक शब्द बोला है मालियत, हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स दोनों के लिए नया है और जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों मालियत जो है वो वैल्यूएशन है। जब भी अपन कोई कोर्ट के अंदर दावा पेश करते हैं तो अपने को कोर्ट के अंदर ये बताना पड़ता है कि इस मेरी सूट की वैल्यूएशन कितनी है, कितना। मान लीजिए अगर मैं उमेद से 2 लाख रुपए मांगता हूँ तो मेरे सूट की वैल्यूएशन होगी 2 लाख रुपए। अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी के लिए कोई दावा कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए मेरी 50 लाख रुपए है, तो उसकी वैल्यूएशन मैं करूँगा 50 लाख रुपए। ये वैल्यूएशन जो है ये लीगल वर्ड है, इसके लिए एक अलग वीडियो जरूर बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा सा टिपिकल भी है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी, आप दावे के अंदर रिलीफ क्या सीख करते हैं, रिलीफ क्या मांगते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी वैल्यूएशन। और प्रीवियस वीडियो हमारा एक जो न्यायालय क्षेत्राधिकार के बारे में बनाया गया था, जुरिडिक्शन के बारे में, उसमें हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मालियत शब्द मेरे को लगता है व्यूअर्स और लिसनर्स को पता चल चुका है कि क्या है। अब आगे हम इसमें चलते हैं कि ये दो सूट्स हैं, ये एक तो मालियत हो गया, इसके अलावा कौन सा ऐसा कारण हो सकता है कि दो सूट एक साथ हो जाएं? दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक पार्टीशन सूट किसी व्यक्ति ने किया और उसकी प्रॉपर्टियां हैं वो 5, 6, 7 हैं, जिनमें से 2 प्रॉपर्टी मान लीजिए राजस्थान में है और 2 प्रॉपर्टी मान लीजिए दिल्ली में है, या 2 प्रॉपर्टी मान लीजिए उसकी बॉम्बे में है। तो ऐसा पार्टीशन सूट वो चाहे तो बॉम्बे में कर सकता है, चाहे तो दिल्ली में कर सकता है, चाहे तो राजस्थान में कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए उसने एक सूट पहले कर दिया राजस्थान के अंदर, और फिर
उसने वही हरेस करने के लिए या फिर कोई अलग से रिलीफ मांगने के लिए और एक दावा कर दिया उसने दिल्ली कोर्ट के अंदर, क्योंकि जुरिस्डिक्शन दोनों कोर्ट्स को है, तो दोनों कोर्ट सुनवाई करेंगे और दोनों कोर्ट्स को आपस में नहीं पता, कोर्ट को थोड़ी पता है कि पहले वाला दावा इसने राजस्थान में किया कि नहीं किया, या राजस्थान वाली कोर्ट को नहीं पता है कि इसने एक और इसी प्रॉपर्टी का दावा दिल्ली में या बॉम्बे में कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो ये जो रेस सब जुडिस है ये प्रिंसिपल निकल करके आया, जिससे कि कोर्ट को बताया जाए, ऑब्जेक्शन किया जाए कि साहब यही विवाद जो है, सेम विवाद जो है दूसरे न्यायालय में चल रहा है पहले से, इसलिए इसकी कार्रवाई आगे नहीं की जाए। अच्छा, ये पता कैसे चले कि यहाँ पर रेस सब जुडिकेटा के अलावा जो ये रेस सब जुडिस है ये लागू होगा? इसका कोई टेस्ट है? जैसे रेस जुडिकेटा के बारे में हमें पता था, इसका क्या टेस्ट रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, इसका टेस्ट है। इसका टेस्ट ये है कि पहले जो भी दावा इंस्टीट्यूट हो गया उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो क्या आपके इस दावे को प्रभावित करता है कि नहीं करता, वो क्या इस पर अधिभावी होता है कि नहीं होता। इट मीन्स अपने प्रायर वीडियो वाली बात, क्या इस दावे के ऊपर वो रेस जुडिकेटा की तरह लागू होता है कि नहीं होता। मतलब अगर पहले डिसाइडेड हो चुका है और इसी विवाद को आप वापस डिसाइड करवाना चाह रहे हैं तो ऐसा कोर्ट नहीं करेगी। तो टेस्ट ये है कि आपको ये समझना होगा कि पहले जो इंस्टीट्यूटेड दावा है उसका निर्णय आपके इस दावे के ऊपर प्रभावी है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो रेस जुडिकेटा के हैं। बिल्कुल है, दोनों जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, इसीलिए अपन ने प्रायर वीडियो के बाद में जस्ट ये वीडियो बनाया है। अच्छा, एक और सवाल है, ये किन पोजीशंस पर, किन स्थितियों में ये नियम जो है लागू नहीं होता है? दोस्तों पहले अपन बात करें लागू कहाँ होता है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि लागू कहाँ नहीं होता है। ये दोस्तों लागू वहाँ पे होता है जहाँ पे पहली बात तो दो दावे होने चाहिए, मतलब दो अलग अलग प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अगर दो प्रोसीडिंग नहीं होगी तो ये लागू नहीं होगा। उसके बाद में जो विवाद विषय है वो दोनों प्रोसीडिंग के अंदर सेम होना चाहिए। जो विवाद पहले वाले दावे में है वही विवाद इस दावे में होना चाहिए। इसमें एक वर्ड है दोस्तों, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन्वॉल्व होना चाहिए, विषय विवाद होना चाहिए। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम अक्षरशः अनुतोष जो पहले दावे में मांगा है वही अक्षरशः अनुतोष इस दावे में मांगे, पर उसने अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके सब्सटेंशियली ऐसा ही लग रहा है कि पहले वाले दावे में भी ये रिलीफ है और अब में भी ये रिलीफ है, तो सब्सटेंशियली भी अगर इन्वॉल्व है तो भी ये प्रोविजन जो है, प्रिंसिपल जो है लागू। साधारण भाषा में हम कहें कि कुल मिला के रिलीफ दोनों में एक जैसा। हाँ, कुल मिला के ये जो शब्द है भारी भरकम अभिषेक ने बोले, हो सकता है कि किन्हीं व्यूअर्स को पता एकदम सही कह रहे हैं। मोटा मोटी ये समझ में आ जाए कि हाँ अगर पहले दावे में ये जो रिलीफ मांगा है वो मिल जाता है तो इस दावे में भी यही मिलेगा, इसको बात तो एक ही है। तो हमने इसीलिए इस टॉपिक को चुना है व्यूअर से कि रेस जुडिकेटा हमने पहले बात की, वही पार्टियां हैं, वही इश्यूज हैं और रिजल्ट भी उनका वैसा सा ही निकल रहा है, तो फिर क्यों ना रेस सब जुडिस पर भी बात की जाए। हाँ, रेस सब जुडिस की जो बात कर रहे थे कि कहाँ लागू होता है, उसके लिए पहला तो मैंने बताया कि दो दावे होने चाहिए, दूसरा मैंने बताया कि विवाद विषय सेम होना चाहिए, तीसरा कोर्ट की कंपिटेंसी जरूरी है। दोस्तों दोनों ही कोर्ट सुनवाई के लिए कंपिटेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि एक किसी कोर्ट को सुनने का अधिकार ही नहीं हो तो ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। दोनों कोर्ट की कंपिटेंसी ज़रूरी है और पार्टीज भी सेम होना ज़रूरी है। सेम के अंदर ये है कि अगर मान लीजिए उम्मेद और मेरे बीच में दावा है तो अगला भी उम्मेद और मेरे बीच में दावा हो, या मैंने उम्मेद के ऊपर कर दिया, पार्टी सेम है तो हो सकता है, या फिर ऐसा है कि उम्मेद की लीगल एज ने कर दिया हो तो ये वही है कि उम्मेद के फुट स्टेप में ही उसके लीगल एज आएंगे, तो वहाँ पे भी ये माना जाएगा कि वो समान ही पार्टीज है। व्यूअर्स, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वीडियो में लगातार बने रहें, आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें बने रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक मिलेंगे आपको, सुनने को जानकारी बढ़ेगी, मेरी तो बढ़ी रही है, आपकी भी बढ़ेगी। एक बात और कहना चाहूँगा व्यूअर्स के ये जो भी लॉ के टॉपिक्स हैं जिसको अपन डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देख पाएंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। अगर आप समझना है, आपको समझने में आप इच्छुक हैं तो ये मेरा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और व्यूअर्स ऐसे मिल भी जाएंगे जिनके हो सकता है या तो उन्होंने केस किया हुआ है किसी पर या किसी ने उन पर कर दिया है, एकदम तो ये उनके जानकारी काम आ सकती है। अब और ऐसा कोई बिंदु बच गया हो जहां पर ये लागू होता है? लागू होने वाली तो बातें आ गई मुकम्मल, दो प्रोसीडिंग्स, सेम विवाद विषय, सेम पार्टीज और कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट, ये है। उसके अलावा जो बच गया जिन पे ये लागू नहीं होता वो बच गया। वो तो देखिए व्यूअर्स,
ये दोनों वीडियो हैं, ये कनेक्टेड वीडियो हैं, आप इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ज़्यादा जानकारी और क्लियर हो जाएगी। और कुछ बचा है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट्स लिख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक बार इंटरप्ट करूंगा, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो रह गई, वो थोड़ा सा आपको बताना बिल्कुल, चाहूंगा कि अपन ने कहा 2 कोर्ट में प्रोसीडिंग होनी चाहिए। वो 2 कोर्ट कौन सी हो सकती है आपको बताया, कंपिटेंसी। कंपिटेंसी के अलावा कोई भी कोर्ट हो सकती है, वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है, वो कोई भी कोर्ट हो सकती है जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, या फिर इंपॉर्टेंट बात इंडिया की लिमिट से बाहर है पर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तहत बनाया, अपने नियमों के तहत बनाया गया है, उन पे भी लागू होगी। पर ये फॉरेन कोर्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा दोस्तों। अगर कोई विवाद फॉरेन में कहीं पे चल रहा है तो उसके ऊपर ये रेस सब जुडिस वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये लागू वहीं पे होगा जहाँ पे इंडिया के भीतर की कोर्ट हो या फिर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कोर्ट को अपनी लिमिट से बाहर एस्टेब्लिश किया हो, उन दोनों के ऊपर ये लागू होगा। मतलब भारत का जो क्षेत्र है उससे बाहर कोर्ट बना हुआ है और उसको भारत सरकार ने ही बनाया हुआ है। बिल्कुल। चलिए, आज का वीडियो मुझे लगता है लेंथी हो जाएगा ज़्यादा बातें करने पर। इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार।